7 अक्टूबर ईयर 2000 नूर सुजैली मुख्तार एक 24 साल की लड़की मॉर्निंग में अपने घर से निकलती है अपनी जॉब के लिए। ये उसकी जॉब का पहला दिन था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये जॉब उसके लिए एक ड्रीम जॉब थी। घर के पास वाले बस स्टैंड से वो एक बस पकड़ती है और जिस जॉब के लिए उसने कई सालों से लगातार मेहनत की थी उसको शुरू करने के लिए निकल जाती है। लेकिन वो उस जॉब पर कभी पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि उसकी बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास उसी दिन दोपहर में काफी दर्दनाक कंडीशन में पड़ी मिली। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरे शरीर पर काफी सारी चोटें लगी हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये केस हमारे देश का नहीं है बल्कि हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर बसे एक देश मलेशिया का है। जिस टाइम नूर की बॉडी कंस्ट्रक्शन साइट के पास पड़ी हुई मिली उस टाइम पर सबके मन में एक सवाल था कि नूर सुबह तो घर से ठीक ठाक निकली थी तो फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी बॉडी इस कंडीशन में मिली। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आपको पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ। नूर का जन्म 9 जून 1976 को मलेशिया के एक इलाके कंगार में हुआ था। नूर के फादर का नाम मुख्तार इब्राहिम था और साथ ही नूर की मदर का नाम हैरिसन हुसैन था और साथ ही उसके पेरेंट्स के अलावा उसकी फैमिली में उसके 3 बड़े भाई भी थे। नूर काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसके घर के आसपास के जो बच्चे थे वो उसको उसके गालों में पड़ने वाले डिंपल्स की वजह से भी जानते थे। नूर शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी और अपनी स्कूल एजुकेशन वगैरह पूरी करने के बाद उसको इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप मिलती है और उस स्कॉलरशिप की वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए इंग्लैंड चली जाती है। अब 4 साल इंग्लैंड में रहकर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टडीज़ करती है और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो वापस मलेशिया आ जाती है और कंप्यूटर इंजीनियर के रोल के लिए जॉब्स ढूंढनी शुरू कर देती है। कुछ टाइम तक जॉब्स ढूंढने के बाद उसको अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर एक मेडिकल सेंटर में उसकी ड्रीम जॉब मिल जाती है। वो उस जॉब को लेकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि एक्साइटमेंट के मारे जॉब शुरू होने से एक रात पहले वो पूरी रात जागती रही। 7 अक्टूबर की सुबह वो सबसे पहले उठकर रेडी होकर वेट कर रही थी 7:30 बजने का कि कब 7:30 बजें और वो घर से अपनी जॉब के लिए निकले। उस दिन उसके लिए घड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी थी कि मानो 7:30 बजने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फाइनली घड़ी में किसी तरह से 7:30 बजे और घर के बाकी के लोग अभी भी सोए हुए थे, लेकिन नूर अपनी पहली जॉब के लिए निकल चुकी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और एक एक्साइटमेंट थी और काफ़ी ज़्यादा खुशी थी उसकी आंखों में अपनी पहली जॉब को लेकर। उसका वर्क प्लेस उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, उसे बस एक छोटी सी 15 से 20 मिनट की राइड लेनी थी अपनी जॉब पर पहुंचने के लिए। तो नूर घर के पास वाले बस स्टॉप पर पहुंचती है और वहां जाकर वेट करने लगती है बस के आने का। खैर थोड़ी देर बाद उसकी बस भी आ जाती है जो कि एक गवर्नमेंट बस थी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर WE4256 था। उस बस को एक 34 ईयर ओल्ड ड्राइवर हनाफी मत हसन चला रहा था जो कि एक नया ड्राइवर था और उसने उस बस को चलाना सिर्फ 10 दिन पहले ही शुरू किया था। खैर नूर उस बस में चढ़ती है और बस अपने रूट पर निकल पड़ती है। बाकी दिनों के मुकाबले उस दिन उस बस में भीड़ भी नहीं थी, पूरी बस में सिर्फ 4-5 लोग ही थे, जिसकी वजह से नूर को बस में सीट मिलने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और अगले स्टॉप पर ही बस में से 2-3 लोग उतर गए, जिसके बाद पूरी बस में सिर्फ 3 ही लोग बचे। एक वो ड्राइवर, एक नूर और एक पैसेंजर जो कि बांग्लादेशी नेशनल था और उसकी उम्र तकरीबन 45 साल से 50 साल के बीच थी। अब जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी नूर के मन में एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी होने लगी थी क्योंकि उसकी जो जॉब थी वो अब थोड़ी ही दूरी पर रह गई थी कि तभी एक स्टॉप आता है और जो बस में बांग्लादेशी नेशनल बैठा हुआ था वो उस स्टॉप पर उतर जाता है। अब बस में सिर्फ नूर बची थी और नूर के अलावा उस बस का ड्राइवर बचा था। अब बस में जहां पर नूर बैठी थी वहां से वो ड्राइवर को साफ साफ देख सकती थी और वो नोटिस करती है कि वो बस का ड्राइवर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। उसने नोट किया कि वो ड्राइवर उसको कभी बैक मिरर में और कभी पीछे पलट पलट कर उसको अजीब तरह से देख रहा है, लेकिन नूर उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है और जानबूझकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। अब नूर कोशिश तो पूरी कर रही थी अपने आप को काम रखने की और रिलैक्स्ड रखने की, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर नूर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी और साथ ही काफी ज्यादा डरी हुई भी थी। नूर के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि इसी दौरान वो बस भी अपने नॉर्मल रूट से एक अलग रूट पर चलने लगी। उस ड्राइवर ने बस को जहां पर जाना था उससे पहले ही एक अलग रास्ते पर मोड़ दिया जो कि काफी ज्यादा सुनसान भी था।
इस टाइम पर भी नूर अपने आप को ये दिलासा देने में लगी हुई थी कि शायद उस बस के रूट पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होगा, जिसकी वजह से उस ड्राइवर ने उस बस को अलग रास्ते पर मोड़ दिया। वैसे तो नूर उस टाइम पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि अगर वो अपनी सीट से उठकर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाएगी तो शायद से वो ड्राइवर समझ जाएगा कि लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई है और शायद उसको घूरना भी बंद कर दे। लेकिन जैसे ही नूर अपनी सीट से उठकर पीछे की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक से उस ड्राइवर ने नूर पर पीछे से अटैक कर दिया। उस ड्राइवर ने बस की सारी खिड़कियां और दरवाजे पहले से ही लॉक कर दिए थे और साथ ही बस को भी पार्किंग गियर में डाल दिया था। बस की सारी खिड़कियां टिंटेड थी, तो जिसकी वजह से बाहर के आने जाने वाले लोग बस के अंदर क्या चल रहा है इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। वो ड्राइवर नूर के साथ जबरदस्ती करने लगा, उसको मारने पीटने लगा, उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। और इस टाइम के दौरान नूर अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज़ सुनकर कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन उसकी आवाज़ बस से बाहर किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ टाइम तक ये स्ट्रगल ऐसे ही चलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक 18 साल का लड़का जिसका नाम दीवान था, जो कि अपनी साइकिल पर अपनी ट्यूशन के लिए जा रहा था, वो देखता है कि एक बस सड़क के किनारे पर एक काफ़ी अजीब सी कंडीशन में खड़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसे स्ट्रेंज लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब वो बस के पास पहुंचा तो उसने बस के अंदर से बस की खिड़की पर किसी के पंच करने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद वो लड़का बस के अंदर झांकने की कोशिश करता है और देखता है कि बस के अंदर एक लड़की काफ़ी आपत्तिजनक कंडीशन में है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अब 18 साल का वो लड़का बस के अंदर घुसकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बस अंदर से लॉक थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस ड्राइवर ने जितना तेजी से हो सका उस बस को वहां से भगा लिया। दीवान अपनी साइकिल पर उस तेज स्पीड में चल रही बस को चेज करने की कोशिश करता है और दीवान को देखकर 3 लोग और उस बस को चेज करने लगते हैं। तो अब टोटल 4 लोग उस बस का पीछा कर रहे थे। उन चारों में से एक आदमी मोटरसाइकिल पर था और एक पॉइंट पर उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल उस बस ड्राइवर के बिल्कुल पैरेलल में लगा दी थी। वो आदमी उस बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलता है, लेकिन उस बस ड्राइवर ने अचानक से बस को काफ़ी स्पीड में रिवर्स कर दिया और जितने भी लोग उस बस का पीछा कर रहे थे उन सब पर उसने ऑलमोस्ट बस चढ़ा दी थी। उन सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और जब तक वो लोग संभल पाते तब तक वो ड्राइवर उस बस को वहां से भगा कर ले गया। उन लोगों ने एक बार फिर से उस बस को अलग अलग डायरेक्शंस में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी को भी वो बस दोबारा दिखाई ही नहीं दी। वो बस ड्राइवर जिसका नाम हनाफी था उस बस को एक काफी सुनसान एरिया में ले गया और वहां जाकर उसने नूर के साथ किया। नूर चिल्लाती रही, रोती रही, मदद की भीख मांगती रही, लेकिन कोई भी इंसान नहीं था आसपास जो उसकी मदद कर सके। नूर ने जब बची कुची हिम्मत जुटाकर उससे लड़ने की कोशिश की तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने नूर का हिजाब उसी के गले में लपेटकर इतनी ज़ोर से खींच दिया कि उसको एक हड्डी के टूटने की आवाज़ आई। उसने नूर के गले की हड्डी तोड़ दी थी। इस पॉइंट पर नूर अपनी जान की लड़ाई हार चुकी थी, जिसके बाद हनाफी उस बस को एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास ले गया और वहां जाकर उसने नूर की बॉडी को बस से बाहर निकालकर एक कचरे की तरफ फेंक दिया। उसी दिन दोपहर के टाइम एक आदमी उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजर रहा था जब उसको नूर की बॉडी दिखाई दी। नूर की बॉडी की यह कंडीशन देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि नूर के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका जो हिजाब था अभी भी उसके गले में लिपटा हुआ था और उसका एक जूता उसके पैर में लटक रहा था और पूरे शरीर पर ना जाने कितनी सारी इंजरीज थी। एक टाइम के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके सामने कितना ज़्यादा डरावना सीन है, लेकिन उसने किसी तरह से होश संभाला और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने एक रिपोर्ट फाइल की और जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंची। नूर की बॉडी के पास से पुलिस को एक लॉन्ग स्लीव टॉप मिला जो कि नूर का ही था, लेकिन उस टॉप के अलावा पुलिस को वहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो बॉडी है किसकी। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जितने भी आई विटनेसेस थे पुलिस ने उन सबको ट्रैक डाउन करना शुरू कर दिया और थोड़े ही टाइम में पुलिस के पास काफी सारे लोग ऐसे हो गए थे जिन्होंने उस दिन नूर को उस बस में स्ट्रगल करते हुए देखा था, इंक्लूडिंग वो चारों लोग भी जिन्होंने उस बस को चेज करके नूर को बचाने की कोशिश की थी। आई विटनेसेस से बात करने के बाद पुलिस को उस बस की डिटेल्स और साथ ही उस बस को चलाने वाले ड्राइवर की डिटेल्स वगैरह तो मिल गई थी,
लेकिन वो दोनों इस टाइम थे कहां पर, इसके बारे में पुलिस को अभी भी कोई आइडिया नहीं था। इतने में नूर की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है और पता चलता है कि नूर की डेथ गला दबाने की वजह से और काफी ज्यादा ट्रॉमा की वजह से हुई थी। नूर के शरीर पर 44 से भी ज्यादा इंजरीज थी और साथ ही उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि उस ड्राइवर ने नूर के साथ उस दिन कितनी ज्यादा बर्बरता की थी। साथ ही नूर के शरीर पर मेल डीएनए भी मिलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक भी पुलिस को नहीं पता चला था कि वो लड़की आखिर थी कौन। पुलिस वाले हनाफी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाते हैं। हनाफी तो वहां से फरार था, लेकिन जब पुलिस वालों को वहां पहुंचकर उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगा तो वो लोग कंप्लीटली शॉक्ड थे कि एक इस तरह के आदमी को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चलाने की जिम्मेवारी कैसे दे सकता है, क्योंकि हनाफी की अच्छी खासी हिस्ट्री थी वायलेंट क्राइम्स से रिलेटेड और स्पेशली सेक्सुअल वायलेंट क्राइम्स से रिलेटेड। उसकी 4 शादियां हो चुकी थी, जिनमें से पहली 3 बीवियों के साथ उसका तलाक भी हो चुका था। उसकी पहली बीवियों में से एक ने उस पर रेप के आरोप भी लगा रखे थे और साथ ही उस पर 2-3 बार चोरी चकारी के और मारकाट के आरोप भी थे और वो 30 महीने का टाइम जेल के अंदर भी सर्व करके आया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसको बिना किसी दिक्कत के एक सरकारी बस ड्राइवर की जॉब बड़ी आसानी से मिल गई। घटना के 3 दिन बाद हनाफी एक बस स्टैंड से पकड़ा जाता है, जिसके बाद पुलिस उसको कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। कई घंटों की पूछताछ के बाद फाइनली हनाफी पुलिस को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने नूर का बैग वगैरह छुपाया था। पुलिस जब हनाफी को लेकर उस जगह पर पहुंची तो वो जगह काफी ज्यादा सुनसान थी, आसपास कोई भी नहीं था और वहां पहुंचकर हनाफी ने एक ड्रेन की तरफ इशारा किया और बोला कि उसने नूर का सारा सामान उसी ड्रेन में छुपाया है। पुलिस ने जब उस ड्रेन को खुलवाया तो उसके अंदर से नूर का बैग मिला, जिसके अंदर कुछ मेकअप वगैरह का सामान था और साथ ही नूर की कुछ आईडीज वगैरह थी। ये बैग मिलने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई थी कि जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था वो नूर मुख्तार सुजेली ही थी। 1 नवंबर ईयर 2000 को इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और जितने भी आई विटनेसेस वगैरह थे, इंक्लूडिंग वो 4 लोग जिन्होंने उस बस को चेज किया था, उन सब की स्टेटमेंट्स वगैरह ली गई। इनिशियल इंटेरोगेशन के दौरान ही उसने मान लिया था कि उसी ने नूर को मारा है और उसका रेप किया है। उसने पुलिस को बताया कि नूर की खूबसूरती और उसकी स्माइल देखकर वो अपने आप को रोक ही नहीं सका नूर का रेप करने से, जिसके बाद हनाफी पर और मर्डर दोनों के चार्जेस लगाए गए और उस टाइम के मलेशिया के लॉज के हिसाब से रेप के लिए 20 साल की सजा और मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस दी जाती थी। हनाफी की डिफेंस टीम उसकी इनोसेंस प्रूफ करने की पूरी कोशिश करती है। हनाफी भी अपने क्राइम्स को डिनाई करने लगता है। वो बोलता है कि उसने जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह दी थी वो प्रेशर में दी थी और साथ ही ये भी बोलता है कि नूर उस दिन बस में लास्ट पैसेंजर नहीं थी, बल्कि नूर को तो उसने एक स्टॉप पहले ही ड्रॉप कर दिया था। हालांकि जो नूर की बॉडी से डीएनए मिला था वो हनाफी के डीएनए से एग्जैक्टली मैच कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा डिनाई ही करता रहा। जिस टाइम हनाफी को कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए ले जाया जा रहा था तो उस टाइम एक बार क्या होता है कि कोर्ट के अंदर गार्ड्स उसको हैंडकफ्स वगैरह पहनाकर एक लिफ्ट के अंदर से ले जा रहे थे और उस लिफ्ट में उस टाइम पर गार्ड्स थे, हनाफी था और नूर का भाई था। तो नूर का भाई उससे पूछता है आंखों में आंखें डालकर कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और इस पॉइंट पर हनाफी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। नूर का भाई गुस्से में उस पर चिल्लाता है, अपने आप को वो किसी तरह से कंट्रोल करता है, लेकिन हनाफी हमेशा डिनाई ही करता रहा इतना कुछ होने के बावजूद भी। और उसके भाई को भी उसने डिनाई ही किया कि उसने नूर का कुछ नहीं बिगाड़ा। 26 अप्रैल 2002 के दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और हनाफी को नूर के मर्डर और केस में कन्विक्ट किया। जिस टाइम के दौरान हनाफी को अरेस्ट किया गया था उसी टाइम के दौरान उसकी चौथी बीवी प्रेग्नेंट थी और कुछ टाइम बाद उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया जो कि प्रीमेच्योर पैदा हुआ था और इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाया। जब हनाफी की एक्स वाइफ से उसके क्राइम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो चाहती हैं कि हनाफी को जितना जल्दी हो सके डेथ सेंटेंस दे देनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों पर हनाफी का साया पड़े और उनके बच्चों को कभी भी पता चले कि उनके बाप ने क्या क्राइम कमिट किया था। इवन हनाफी की माँ जिनकी उम्र 80 साल थी, उन्होंने भी सेम ही चीज बोली कि उनके बेटे को जितना जल्दी हो सके डेथ सेंटेंस दे देनी चाहिए। साथ ही हनाफी की माँ ने नूर के पेरेंट्स से अपने बेटे के क्राइम के लिए माफी भी मांगी। 19 दिसंबर 2008 के दिन हनाफी की 20 साल की सजा पूरी होने से पहले ही उसको जेल में ही
करके डेथ सेंटेंस दे दी गई। ये केस मलेशिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम केस बन गया और इवन खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पूरे केस की निंदा की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चलती बस के अंदर एक लड़की के साथ इतना कुछ हो जाए। पब्लिक में भी इस केस को लेकर पूरा गुस्सा था, जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए गए और पब्लिक बसों में विंडोज टिंटिंग को भी बैन कर दिया गया। और जिस टाइम इतना कुछ हो रहा था पूरे देश के अंदर, उसी टाइम के दौरान एक और लड़की के साथ केस सामने आता है और उस लड़की का नाम भी नूर ही था।